अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 3 जिलहज है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवाफ़ भी नमाज की तरह है। अगर तवाफ़ में कोई बात कहो तो खैर की बात कहा करो। और अब सुर्खियाँ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वज़ारत इज़्मा के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। किसान वेलफेयर स्कीम की फाइल पर की पहली दस्तखत। दोनों तेलुगु रियासतों की तरक्की को यकीनी बनाने का आज़म। मरकजी वज़ारत का हलफ लेने के बाद किशन रेड्डी का बयान। चंद्रबाबू की 12 जून को हलफ बर्दारी। ओहदेदारों की जानिब से तकरीब की तैयारियां जारी। गाजा पर हमले बंद किए जाए। फलस्तीन की आज़ादी के हक में व्हाइट हाउस के रूबरू अमरीकी शहरियों का एहतजाज। और अब तफसील। नरेंद्र मोदी ने आज साउथ ब्लॉक ऑफिस पहुंचकर मुसलसल तीसरी बार वज़ारत इज़्मा के ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। वज़ीर आज़म ने आज सबसे पहले किसानों की फलाही स्कीम पीएम किसान निधि की फाइल पर दस्तखत की। वज़ीर आज़म मोदी ने कल रात 72 रुकनी काबीना के साथ हलफ लिया था। अब मरकजी काबीना रस्मी तौर पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से पार्लियामेंट इजलास तलब करने की दरख्वास्त करेगी। सबसे पहले सदर जमहूरिया लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी और हुकूमत के प्रोग्राम्स और तरजीहात को उजागर करेंगी। बहत्तर रुकनी मरकजी काबीना में तेलंगाना से बीजेपी के 2 अरकान पार्लिमान को काबीना में जगह दी गई है। किशन रेड्डी और बंडी संजय को मोदी काबीना में जगह दी गई है। किशन रेड्डी ने दोबारा काबीना में शामिल करने पर खुशी का इजहार किया और कांग्रेस और अपोजिशन को मशवरा दिया कि वो हुकूमत से ताउन करें। उन्होंने मोदी दौरे हुकूमत में तरक्याती कामों का जिक्र करते हुए उनकी सताइश की और दोनों तेलुगु रियासतों की तरक्की के लिए काम करने का अहद किया। మంత్రిత్వ శాఖ ఏదైనప్పటికీ కూడా ఎన్డీఏ కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ ఒక సంకల్ప పత్రం దేశ ప్రజల ముందు పెట్టి మేము దేశ ప్రజల ఆశీస్సులు అడిగాము. ఖచ్చితంగా సంకల్ప పత్రం వచ్చేటువంటి 5 సంవత్సరాల్లో తూచా తప్పకుండా అమలు చేసి తీరుతాము. అందులో పేద ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి 3 కోట్ల ఇండ్లు వచ్చే 5 సంవత్సరాలు నిర్మాణం చేయడం కానీ, మౌలిక వసతుల కల్పన, అది జాతీయ రహదారులు కానీ, రైల్వే నెట్వర్క్ కానీ, ఎయిర్ నెట్వర్క్ కానీ, వాటర్వే నెట్వర్క్ కానీ, దాన్ని మరింత వేగవంతంగా మరి లక్ష్యాలను చేరుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. పేద బడుగు బలైన వర్గాలకు, మహిళలకు, యువతకు సంబంధించినటువంటి ఎంపవర్మెంట్ కావాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తాం. కాబట్టి హిందువులకు భగవద్గీత ఎట్లనో అదేవిధంగా భగవద్గీతతో పాటు మాకు ఈరోజు మా సంకల్ప పత్రం కూడా అదేవిధంగా రానున్న రోజుల్లో ఈ 5 సంవత్సరాలు కలిసిమెలిసి మేము ఈవెన్ కాంగ్రెస్కి సంబంధించి లేకపోతే ప్రతిపక్ష పార్టీల సహకారం కూడా తీసుకుంటాము. నేను ఒకటే వాళ్ళందరినీ కోరేది, ఎన్నికలప్పుడు మీరు అనేక రకాల మాట్లాడారు. ఎన్నికలు అయిపోయాయి. ప్రజలు నరేంద్ర మోడీ గారికి ఎన్డీఏకు అనుకూలంగా తీర్పునిచ్చారు. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈరోజు రాజకీయాలు పక్కన పెట్టి దేశము 2047 లోపల ఏ రకంగా ఒక అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ఎదగాలో దానికి అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని చెప్పి నేను ప్రతిపక్ష పార్టీలను, ప్రతిపక్ష సభ్యులను కోరుతాను. बीजेपी के एमपी ईटेला राजेंद्र ने दिल्ली में मरकजी वजीर अमित शाह से मुलाकात की और मरकज में एनडीए हुकूमत की तश्कील पर ईटेला राजेंद्र ने अमित शाह को मुबारकबाद दी। बताया जाता है कि ईटेला राजेंद्र को तेलंगाना बीजेपी का सदर बनाया जा सकता है क्योंकि ईटेला राजेंद्र को मरकजी काबीना में जगह नहीं मिली है। ईटेला ने कहा कि उन्होंने मरकजी काबीना में शामिल होने की तवक्को नहीं की थी। ईटेला ने दावा किया कि मोदी की क़यादत में मुल्क मजीद तरक्की करेगा। उनके साथ जो मंत्रियां शपथ लिया, बहुत ग्रैंड सक्सेस हुआ था। इस देश बहुत बड़ा देश है, अलग अलग स्टेट्स, भाषा, संस्कृति, कास्ट, ये सब लोगों को, ये सब चीज़ों को पूरा ध्यान करके जो निर्णय लेके आज मंत्रिवर्ग शपथ लिया है वो अच्छा तरह हुआ है। आने वाला 5 साल के अंदर इस देश और आगे बढ़ने के लिए मोदी जी ने आज जो शपथ लिया है वो ज़रूर सक्सेस होगा।
हर एक एमपी कैबिनेट के लिए मंत्री बनना के लिए जो देखता है 29 स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग डिमांड्स रहता है, सबको देखना पड़ेगा, इसलिए हर एक आदमी को नहीं मिलेगा। आप क्या एक्सपेक्टेशन आपका था कि कैबिनेट में आपको जगह मिलेगी? नहीं, हर एक आदमी एक्सपेक्ट करता, पर हर एक आदमी को तो नहीं मिलता ना। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए इतिहाद छोड़कर जा सकते हैं। अपोजिशन के अंदेशों पर मरकजी वजीर चिराग पासवान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अपोजिशन की ये ख्वाहिश कभी पूरी न होगी। ये सवाल नहीं उठाए जा रहे, ये विपक्ष अपनी मंशा जाहिर कर रहा है, ये उनकी विश है, ऐसा वो चाहते हैं पर ऐसा होगा नहीं। विपक्ष कह रहा है कि एनडीए नीतीश और नायडू कभी भी उनके लिए दरवाजे खुले और कभी भी पलट सकते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जैसा मैंने कहा कि ऐसी वो कामना करते हैं पर उनकी कामना ये पूरी होगी नहीं। मजबूती से हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े। मेरे मुख्यमंत्री जी का अगर मैं जिक्र करूं, मजबूती से हम लोगों ने साथ चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, सरकार आज बनाई और 5 साल तक सरकार चलाएंगे। 100 दिन के एजेंडे की बात की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? 100 दिन के एजेंडे के बारे में हमला हुआ है और एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न नहीं मनाया जा रहा है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। जब नई सरकार आती है, सरकार का गठन होना ये स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। 100 दिन के एजेंडे के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल 100 दिन का एजेंडा प्रधानमंत्री जी के द्वारा तय किया गया है, उसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मोदी 3 नहीं बल्कि एनडीए 3 है, ये रिमार्क कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने किया। पवन खेरा दरअसल ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी सादा अक्सरियत से महरूम हो गई और एनडीए इत्तेहादियों की मदद से तश्कील हुकूमत दिया गया है, तो मोदी 3 कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये मोदी 3 नहीं है, ये एनडीए 3 है। अब मोदी जी हर चीज़ में अपना नाम डालना चाहें तो अब तो जनता भी देख रही है कि ये एनडीए 3 है। और जब आप मोदी 3 बोलते हो तो ज़रा नायडू साहब से और नीतीश जी से भी पूछ लो कि ये मोदी 3 कहेंगे या एनडीए 3 कहेंगे। नंबर 2, शायद इसका संदेश मोदी जी को समझ में आ जाए कि जो राहुल गांधी को या गांधी परिवार को या नेहरू जी को या कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे, उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और अब मजबूरी में नरेंद्र मोदी को भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया। आने वाले कुछ महीने या जितने भी महीने मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, कम से कम अपना जो राजनीतिक एक सभ्यता संस्कृति होनी चाहिए उसका निर्वहन करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। नंबर 3, जो हिंदू मुस्लिम की बात सबसे ज़्यादा करते थे, अनुराग ठाकुर, उनको भी इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। तो ये संदेश जो लोगों ने दिया है शायद नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट सुनाई दे रहा है। तेलुगु देशम की धमकियां और हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एपी भर में वायएसआर कांग्रेस के कारकुनों को निशाना बनाकर तेलुगु देशम कारकुन हमले कर रहे हैं। नरसीपट्टनम हलके में माकावरापालెం के भीमा बोयनापालెం सरपंच टीडीपी किशोर ने कुछ ज्यादा ही जुबान दराजी की है और आने वाले महीने से दलितों की पेंशन को खत्म करने की धमकी दी, वॉलंटियर्स को देख लेने की धमकी दी, वायएसआर कांग्रेस के कायदीन को न छोड़ने की धमकी देकर डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। నా కొడక నువ్వు ఎక్కడున్నా వదిలే పని లేదు, నా కొడక చెబుతున్నాను, నువ్వు ఎక్కడున్నా వదిలే పని లేదు. అలాగే కళ్ళు తాగిన కోతుల ఈ వాలంటీర్లు చూసాం కదా, ఒక్కొక్కకి చెబుతున్నాను, త్వరతో గుండా కట్టుకొని ఉన్నాను, నీకు పాముతే ఏ రకంగా ఉంటుందో చూపిస్తాను ఈ 5 సంవత్సరాలు. ఈ బియ్యంబోయిన పాలనలో చింతలూరు గండిపేట కాకుండా మన గ్రామంలో అచ్చంగా ఎస్సీ కాలనీలోని 4 పెన్షన్లు వేపేస్తున్నాను. మన గ్రామంలో 11 పెన్షన్లు వేపేస్తున్నాం, మొత్తం 15 పెన్షన్లు, వదిలే ప్రసక్తి లేదు. आंध्र प्रदेश में वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों पर होने वाले हमलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के हर जिले में एक लीगल टीम तश्कील देने का ऐलान किया है। तेलुगु देशम के हमलों के खिलाफ एसपी से शिकायत की जाएगी और मामले को अदालत से रुजू किया जाएगा। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनों पर होने वाले हमलों के बारे में सदर जमहूरिया और गवर्नर को याददाश्त पेश की गई है। टीडीपी इख्तिदार में आने के बाद वायएसआर कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों पर हमलों की साबिक़ एमएलए काटासानी रामी रेड्डी ने शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि उनके सब्र को आजमाया ना जाए। उन्होंने धमकी दी कि अगर तेलुगु देशम के हमले इसी तरह जारी रहे तो उसके संगीन नताइज मुरतब होंगे।
ఈరోజు ఈ దాడులు అనేది మాత్రం సహించేది లేదు, ఖచ్చితంగా ఎదుర్కొంటాం. ఎందుకంటే మనిషికి కూడా ఒక సహనం అనేది కొంతవరకు ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో గెలిచినారు, వాళ్ళు సంతోషంగా గ్రామాల్లో సంబరాలు చేసుకుంటా ఉన్నారు, దానికి తప్పేం లేదు. అంతేగాని గ్రామాల్లోకి వచ్చి క్రాకర్స్ కాల్చి ఇళ్ళల్లోకి వేయడము, మహిళలు అనేది కూడా చూడకుండా ఆ ఇళ్ళ మీద రాళ్ళు వేయడము, ఇనుప రాడ్లతో కర్రలతో ఇళ్ళ మీద పడి కొట్టడము, దాడులు చేయడం, ఇది ఏం సంస్కృతి? ఎక్కడికి పోతా ఉన్నాం మనం? మరి తెలుగుదేశం నాయకులు కూడా ఆలోచన చేయండి. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. మీ పద్ధతి మార్చుకోకపోతే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఈ దాడులు, మీరు దాడులు చేస్తే మేము ఊరుకునేది లేదు. తప్పకుండా మళ్ళీ ప్రతి దాడులు అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. మీ కేసులకు కానీ తప్పుడు కేసులకు భరించి ఏదో పోలీసులు కేసులు పెడితే భయపడతారనుకుంటా ఉన్నారు. ఈ కేసులన్నీ ఎప్పుడో చూసి వచ్చినాము, అన్నీ చూసినాం కాబట్టి తప్పకుండా ఇది సహనం, ప్రతి ఒక్కరికి సహనం అనేది కొంతవరకు ఉంటుంది. ఆ సహనం అనేది నశించిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఏం చేసేదానికి కూడా వెనకాడం. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కూడా మీరు మీ యొక్క పార్టీ కార్యకర్తలకు కానీ నాయకులకు కానీ మరి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో గ్రామాలు ప్రశాంతంగా ఉండాలని చెప్పి మీరు తెలియజేయవలసిందిగా నేను తెలుగుదేశం నాయకులకు కోరుతాను. बीजेपी के वजीर आला की हलफबर्दारी के लिए इंतजाम तेजी से जारी हैं। तकरीब गाह में शामियाने व दीगर इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। मारूफ और बड़ी शख्सियतों के लिए 5 अलहदा गैलरीज तैयार की जा रही हैं। याद रहे कि 12 जून को चंद्रबाबू एपी के वजारत आला का हलफ लेने जा रहे हैं। एपी काबीना की तश्कील के लिए बाबू ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। 12 मई को चंद्रबाबू वजारत का हलफ लेंगे और इसी दौरान वो अपने वज़रा की भी हलफबर्दारी करवाने के हवाले से मसरूफ़ हो गए। पिठापुरम से जीतने वाले जनसेना सदर पवन कल्याण की जानिब से नायब वजीर आला के ओहदे का मुतालबा करने की खबर है। पवन कल्याण समेत जनसेना के 4 वजीर और बीजेपी के 2 वज़रा दिए जाने की खबर है। याद रहे कि मरकज़ में बीजेपी ने तेलुगु देशम के 2 वजीर दिए हैं। बदले में रियासत में बीजेपी को 2 वजीर देने का फैसला होने की खबर है। वहीं जनसेना कोटा के तहत पार्टी के सीनियर लीडर वजारतें पाने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गए हैं। चिरंजीवी और नागा बाबू से साजिशें करवाई जा रही हैं। जनसेना से वजारती ओहदेदारों की दौड़ में एन मनोहर, पी अंजनी बाबू, मणिबुद्ध प्रसाद, कोनाताला रामाकृष्णा, के दुर्गेश, बी नायकर, आनी श्रीनिवास शामिल हैं। वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी से सुजना चौधरी और कामिनेनी श्रीनिवास दोनों में से एक को मौका दिया जा सकता है। जब तक सांस बाकी है तब तक वाइस जगन के साथ ही रहने का पाडेरू एमएलए विश्वेश्वर राजू ने दावा किया है। उनकी जानिब से पार्टी बदलने की गश्त कर रही खबरों की उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा कि उनका सियासी करियर जगन की ही देन है। उन्होंने कहा कि उन्हें एसटी कमीशन का रुकन और उनकी बीवी को जेडपीटीसी का मौका जगन ने ही दिया था। उन्होंने दावा किया कि मौका देने वाली पार्टी को धोखा देना उनकी फितरत में नहीं है। ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా నా సతీమణికి జిల్లా పరిషత్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆ రోజు జెడ్పీటీసీగా కూడా అవకాశం ఇచ్చారు. తర్వాత నాకు ఏదైనా సరే మంచి చేయాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ఎస్టీ కమిషన్ సభ్యునిగా ఆ రోజు అవకాశం కల్పించారు. ఆ తర్వాత గతంలో ఇచ్చిన మాట ప్రకారమే ఖచ్చితంగా నీకు న్యాయం చేస్తాననే మాట ప్రకారం ఈరోజు 2024లో నాకు శాసనసభ్యునిగా పోటీ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చి ఈరోజు నేను ఎన్నిక కావడానికి కారణమయ్యారు గౌరవ మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत के दौरान किए गए तमाम बदगुमानियों की कांग्रेस हुकूमत जांच करवा रही है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत मेरीगड्डा प्रोजेक्ट झुक जाने के असबाब का पता लगाने के लिए जांच कमीशन ने तहकीकात तेज कर दी है। कमीशन ने ईई और एससीज के साथ इजलास मुनाकिद किया। इस इजलास में ईएनसी अनिल कुमार समेत आपाशी के ओहदेदारों ने शिरकत की। दूसरी जानिब से चंद्रघोष कमीशन के रूबरू ईएनसी मुरलीधर राव ने जाँच के हवाले से हाजिरी दी। तेलंगाना के लिए बरक़ी खरीदारी मामले में धांधलियों की जांच कमीशन ने अपनी तहकीकात तेज कर दी है। बरक़ी कमीशन की क़ियादत करने वाली जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी ने इस ज़िम्मन में कलीदी इजलास मुनाकिद किया। जांच के लिए साबिक़ सीएमडी प्रभाकर राव और आईएएस अरविंद कुमार को तलब किया गया है।
जीएचएमसी के मरकजी दफ्तर में प्रजावाणी प्रोग्राम का दोबारा आगाज हो गया है। इस प्रोग्राम में मेयर हैदराबाद गदवाला विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर मोती श्रीलता, इंचार्ज कमिश्नर अम्रपाली ने हिस्सा लिया। ओहदेदार आवाम की शिकायतें वसूल कर रहे हैं। तमाम अवामी शिकायतों को हल करने का अम्रपाली और मोती श्रीलता ने तयक़ुन दिया है। ఇంకా వస్తున్నాయండి. ఇట్స్ ఓన్లీ 1 అవరే అయింది. మోడల్ కోడ్ లిఫ్ట్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ మేము గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ స్టార్ట్ చేసాము. సో కంప్లైంట్స్ వచ్చినవన్నీ ప్రాసెస్ చేయడానికి మా హెచ్ఓడీస్ అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు, డిప్యూటీ మేయర్ గారు కూడా ఉన్నారు. మేము ఎగ్జామిన్ చేసి దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. డిఫరెంట్ కంప్లైంట్స్కి డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ టైమ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. దాని ప్రకారం దే విల్ బి ప్రాసెస్డ్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ కంప్లైంట్. సింపుల్ థింగ్ అయితే ఇమీడియట్లీ వీ కెన్ సాల్వ్. కాంప్లెక్స్ కోర్ట్ కేసెస్ లేకపోతే లీగల్ బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్ అయితే దాని టైం తీసుకుంటుంది. బట్ ఎంత తొందరగా చేయగలిగితే అంత తొందరగా చేయాలి. నో, ఇప్పటివరకు నేను చెప్పిన హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది, ఇప్పటివరకు డబుల్ బెడ్రూమ్ కంప్లైంట్ రాలేదు. సో నాకు ఇంకా ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు కమెంట్ ఆన్ దిస్. మేబీ మీరు డిప్యూటీ మేయర్ గారు. డబుల్ బెడ్రూమ్ గురించి ఇటు రాలే, అక్కడికి వచ్చినాం. మేము తెలంగాణ ఆఫీస్కి పోయినాం, అడిగి పోయినాం. 8 సంవత్సరాలు 9 సంవత్సరాలు అయింది, మాకు ఇంతవరకు అయింది రాలేదు. డబుల్ బెడ్రూము కొల్లాపూర్లో వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళకి వచ్చినాయి, మాకు రాలేదు. మేము గల్లీ తిరిగి కష్టం చేసేటోళ్ళం మేము, మాకు ఇంతవరకు రాలేదని వచ్చి అడుగుదామని వచ్చినాము. అట్లా అని ఇప్పుడు అన్నా దయచేసి మాకు ఇవ్వాలని వచ్చినాం. అట్లా जम्मू कश्मीर के रियासती जिले के कांडा इलाके में असखरियत पसंदों ने यात्रा गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 10 यात्री हलाक और 33 दूसरे जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक असखरियत पसंदों ने घाट लगाकर हमला किया और गाड़ी खाई में गिर गई। बताया जाता है कि गोली ड्राइवर को लगी, जिसकी वजह से वो गाड़ी पर काबू न कर सका और गाड़ी खाई में गिर पड़ी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने 10 जख्मियों को मुर्दा करार दिया। अजमेर दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने कश्मीर में यात्रियों पर होने वाले हमलों की मजम्मत की और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बच्चों को निशाना बनाना और महिलाओं को निशाना बनाना ये एक ऐसा क्रूरतापूर्ण कार्य है जिसकी जितनी भी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए बहुत कम है। सरकार की वार के बीच आम आदमी पर वार किया जा रहा है, क्या लगता है, क्या किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? भाई जब आम आदमी ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो सरकार का क्या कर्तव्य बनता है, उस हिसाब से उनको एक्शन लेना चाहिए और जितने कड़े से कड़े एक्शन लेकर के इनके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, अंकुश लगाने का कष्ट करें। एनसीपी कायद फारूक अब्दुल्ला ने यात्रियों पर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों की जमहूरियत में कोई जगह नहीं है। That hatred has to go if this nation has to survive, and that we all can live in peace and harmony with each other. That is the nation's voice in this election, and I hope we will follow that advice. Can we say Riyasi incident indicates that the enemies are still present here? Yes, Riyasi is absolutely, they are here. You have seen this in Punch, you have seen this in Mender. It has not died, they are still there. How much it will affect in future, whether it is an election or... You see, the point is not only election, I am afraid, I hope they take care of the Amarnath Yatra, that nothing like this happens. And I'll request every person of the state to see that that Yatra goes peacefully. That carries a message to all that we are not part of this terrorism and we'll never be part of this terrorism. दिल्ली में पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जाती है। आवाम को बदस्तूर टैंकरों से पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। आवाम ने मुनासिब वक्त पर पीने का पानी सप्लाई करने की मांग की है। पानी की किल्लत और पानी की सप्लाई का वक्त मुकर्रर न होने पर आवाम काफ़ी परेशान है। दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर आवाम पानी की किल्लत से परेशान है और 2 घड़े पानी हासिल करने के लिए लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। बहुत समस्या है क्योंकि और एक ही टैंकर आता है, इसमें पाइप डालने की वजह से इतनी भीड़ हो जाती है, किसी को पानी मिलता है नहीं मिलता है और उस पर गिरने की संभावना भी होती है और किसी का चोट भी लग जा सकता है, इस पर कोई गिर भी जाता है यहाँ पे पानी भरने के चक्कर में। पूरे दिन में कितने टैंकर आते हैं? पूरे दिन में क्या एक ही बार टैंकर आता है? एक ही बार पूरे दिन में एक बार टैंकर? जी। उससे सब लोगों को पूरा पड़ जाता है? नहीं, पूरा पानी नहीं होता किसी का। वो कह रहा है टैंकर वाला, वो गाड़ी वाला बोल रहा है कि हमें दिक्कत हो रहा है, हम 9 बजे आएंगे। तो 9 बजे हम लोग पानी क्या करेंगे? हम लोग 8 बजे ड्यूटी चले जाते हैं। हमें पानी जितना सुबह मिलेगा उतना हम लोग खाना बनाएंगे, खाएंगे, उसके बाद हम लोग ड्यूटी जाएंगे। 8 बजे का ड्यूटी होता है। और क्या बोल रहा है? अभी टाइम से नहीं आ रहा टैंकर? ना, अभी आता आ रहा है, अभी ठीक टाइम में आ रहा है।
वो अभी बोल रहे हैं कि हमें दिक्कत हो रहा है। एक टैंकर से पूरा पड़ जाता है? नहीं, और भी आता है, 2-3 टैंकर आता है। आम आदमी पार्टी ने मरकज से हरियाणा से पीने के पानी की सप्लाई के इंतजाम करने की मांग की। आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने पीने के पानी की किल्लत के मसले पर दिल्ली में धरना दिया और मरकज से मांग की है कि वो हरियाणा और दूसरी रियासतों से पीने के पानी की सप्लाई के इंतजाम करें। एहतजाज करने वाले आप कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अमेरिका में एक बार फिर फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज उभर आया है। व्हाइट हाउस के इहाते एहतजाज से दहल गए। गजा पर हमलों को रोकने और इसराइल की मदद से दस्तबरदार होने का अमेरिका से मुतालबा करते हुए 35,000 अफराद ने व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज किया। फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारों के साथ प्लेकार्ड के साथ मुजाहिरे किए गए। चंद एक एहतजाजियों ने तकरीबन 2 मील तवील बैनर के साथ व्हाइट हाउस के पास एहतजाज जताया। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस के सामने धुएं के बम भी फेंके गए। एहतजाज के वक्त बाइडन व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे। T20 आलमी कप में पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की जीत पर जश्न मनाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में टीम इंडिया के मद्दाहों ने जश्न मनाया और तवक्के ज़ाहिर की कि हिंदुस्तान दोबारा आलमी कप जीत कर वतन वापस लौटे। इंदौर, दिल्ली, हैदराबाद और मुख्तलिफ शहरों में मद्दाहों ने सड़कों पर निकलकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया। कल हुए T20 आलमी कप के मैच में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 6 रनों से हराया था। जब इंडिया की बैटिंग हुई तब मैच बहुत डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि रन बहुत कम बने थे। हमें ये लग रहा था कि जीतना बहुत मुश्किल है और विराट कोहली जैसे 4 रन पे आउट हो गया तब बहुत दुविधा में आ गए थे कि मैच जीत पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब बॉलिंग हुई, जब तगड़ी बॉलिंग हुई तब हमें विश्वास हुआ कि नहीं, आज हम जीतेंगे और बहुत अच्छे रनों से जीतेंगे। बहुत खूब था, कोई मतलब बहुत मुश्किल मैच जहाँ से निकल के आ गया, बिल्कुल नहीं थी और वहाँ से जो इंडिया मैच निकाल के लाई है। जी ऋषभ पंत ने थोड़ा स्कोर संभाला था इंडिया टीम का, लेकिन जो बाद में बॉलिंग और फील्डिंग हुई है, मेन तो जो इंडिया की बॉलिंग हुई है, बुमराह, सिराज, अर्शदीप और मेन बॉलिंग और फील्डिंग से हम मैच खींच पाए, जो कि आखिर में जाके जो मेन मैच खींचा गया। बुमराह की बॉलिंग बहुत शानदार रही, बुमराह अर्शदीप की बॉलिंग बहुत शानदार रही और फिर मैच जीत गए और राजवाड़ा में माहौल है मैच जीतने के बाद। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वज़ारत इज़्मा के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। किसान वेलफेयर स्कीम की फाइल पर की पहली दस्तखत। दोनों तेलुगु रियासतों की तरक्की को यकीनी बनाने का आज़्म। मरकजी वज़ारत का हलफ लेने के बाद किशन रेड्डी का बयान। चंद्रबाबू की 12 जून को हलफ बर्दारी ओहदेदारों की जानिब से तकरीब की तैयारियां जारी। मज़हब पर हमले बंद किए जाएं। फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में व्हाइट हाउस के रूबरू अमरीकी शहरियों का एहतजाज। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।